मुसोलिनी द्वारा इटली के एकीकरण के प्रयास। मुसोलिनी ने अपने वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की सहायता से इटली को अधिक स्वावलंबी बनाना चाहा। लाखों एकड़ दलदल युक्त भूमि को सुखाया गया, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, बांधों एवं नहरों का निर्माण किया गया और ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। उसने जहाज निर्माण उद्योग को भी प्रोत्साहित किया, विदेशी मोटर कारों पर आयात शुल्क को बढ़ाया तथा स्वदेशी मोटर कंपनी फिएट को संरक्षण दिया। लोक निर्माण का स्वीकृत कार्यक्रम आरंभ किया। सड़क, स्कूल, निवास गृहों, बंदरगाहों आदि का निर्माण एवं प्राचीन रोमन स्मारकों का पुनरुद्धार किया गया। इन तरीकों से बेरोजगारों को रोजगार मिला, साथ ही साथ इटली वासियों की प्राचीन गौरव की नष्ट हो रही भावनाओं को भी पुनर्जीवित किया। पॉप के साथ समझौता। इटली के एकीकरण के पश्चात पॉप अपने को वेटिकन का बंदी कहता था और इटली की सरकार से कोई संबंध नहीं रखता था। विश्व की ईसाई जनता उससे असंतुष्ट थी। यद्यपि मुसोलिनी की धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा नहीं थी, किंतु वह धर्म का राजनीतिक मूल्य समझता था। बहुसंख्यक इटली वासियों के साथ फासिस्ट दल के लोग भी कैथोलिक थे, अतः उनका सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने तथा चर्च को राज्य के अनुकूल बनाने की दृष्टि से मुसोलिनी ने पॉप पियस 11 के साथ 11 फरवरी 1929 ईस्वी में रोम के लेटरन महल में लेटरन समझौता किया, जिसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संधियां हुई। राजनीतिक संधि के तहत पॉप की पूर्ण प्रभुसत्ता के अंतर्गत वेटिकन नगर को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। पॉप अपने राज्य से मैं दूसरे देशों के राजदूतों को बुलाने व उसे भेजने के लिए स्वतंत्र था। अब पॉप वेटिकन का बंदी नहीं रहा। आर्थिक समझौते के तहत मुसोलिनी ने पॉप की वर्ष 1870 में जब्त की गई चर्च की संपत्ति के बदले क्षतिपूर्ति देने की बात कही। धार्मिक समझौते के अनुसार कैथोलिक धर्म इटली का राजधर्म स्वीकार किया गया। राज्य के बिशपों की नियुक्ति का अधिकार पॉप को दिया गया। धार्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया गया। मुसोलिनी की विदेश नीति। मुसोलिनी की विदेश नीति फांसीवाद सिद्धांत पर आधारित थी। वह युद्ध को आवश्यक मानता था। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि में शांति युद्ध विराम थी और युद्ध ही स्वाभाविक था। इस दृष्टि से वह साम्राज्यवादी विस्तार में विश्वास रखता था। विदेशी नीति के क्षेत्र में मुसोलिनी ने साहसिक विस्तारवाद और उपनिवेशवाद की नीति अपनाई थी। मुसोलिनी कहता था, इटली का विस्तार उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इटली का विस्तार होना चाहिए, नहीं तो उसका विनाश हो जाएगा। रॉड्स एवं डॉर्डेनलीज द्वीप समूहों पर अधिकार। मुसोलिनी सर्वप्रथम इटली की सामुद्रिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था। सागर तट पर स्थित होने के उपरांत भी इटली का महासागर तक पहुंचना निर्बाध नहीं था। इटली स्वेज नहर अथवा जिब्राल्टर जलडमरू के मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था। मुसोलिनी का मानना था कि स्वेज नहर किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप बंद हो सकती थी तथा जिब्राल्टर का मार्ग इंग्लैंड के नियंत्रण में था। इन परिस्थितियों में वह इटली को एक कैदी की भांति मानता था। इटली को कैदी की स्थिति से मुक्त कराने के उद्देश्य से ही पेरिस शांति सम्मेलन में भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित रॉड्स और डॉर्डेनलीज द्वीप समूहों पर दावा किया गया, किंतु 1920 ईस्वी की सेब्रे की संधि के द्वारा इटली को इन द्वीपों पर से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा था। वर्ष 1922 में सत्तारूढ़ सरकार ने यह घोषणा की कि वह तुर्की के साथ 1920 ईस्वी में की गई संधि को तोड़ देगा। यद्यपि उस समय ब्रिटेन और यूनान ने इस घोषणा का विरोध किया, किंतु 1923 ईस्वी में लोसान की संधि द्वारा रॉड्स और डॉर्डेनलीज पर इटली के अधिकार को मान्यता दे दी गई। फ्यूम और अल्बानिया पर अधिकार। पेरिस शांति सम्मेलन में फ्यूम बंदरगाह को लेकर इटली तथा यूगोस्लाविया के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इस पर मित्र राष्ट्रों ने 1920 ईस्वी में दोनों में समझौता कराकर फ्यूम को स्वतंत्र बंदरगाह के रूप में मान्यता दे दी, किंतु 1924 ईस्वी में मुसोलिनी ने
यूगोस्लाविया पर दबाव डालकर फ्यूम के उपनगर पोर्ट बरोम को उसे सौंप दिया तथा फ्यूम पर स्वयं अधिकार कर लिया। एड्रियाटिक सागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद मुसोलिनी ने एड्रियाटिक सागर के दूसरे तट पर स्थित पेरिस शांति परिषद की मान्यता से बने नवीन राज्य अल्बानिया की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1925 ईस्वी में अहमद बे जोगू की सरकार के विरुद्ध हुए सशस्त्र विद्रोह का लाभ उठाकर मुसोलिनी ने जोगू से टिराना की संधि की, जिसके द्वारा अल्बानिया के अनुरोध पर वहां की आंतरिक एवं बाह्य नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस संधि के फलस्वरूप अल्बानिया इटली का एक संरक्षित राज्य बन गया था। टांजियर की घटना। मुसोलिनी भूमध्य सागर को इटली की झील बनाना चाहता था और इस दृष्टि से उसने भूमध्य सागर में स्थित टांजियर, जो मोरक्को के निकट था, पर अपने 3 जंगी जहाज भेज दिए। अंततः फ्रांस, स्पेन और इटली के मध्य वार्ता हुई, जिसमें भूमध्य सागर में इटली को एक बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता मिली और मुसोलिनी की प्रतिष्ठा अपने देशवासियों की नज़रों में बहुत बढ़ गई थी। इथियोपिया या अबिसिनिया की विजय। इटली साम्राज्यवादी दौर में बहुत देर से आया था, अतः इस समय तक अबिसिनिया ही अफ्रीका में ऐसा देश शेष था जहां इटली अपने साम्राज्यवादी विचार या विस्तार कर सकता था। वस्तुतः इथियोपिया के उत्तर एवं दक्षिण में इटली के उपनिवेश इरिट्रिया एवं सोमालीलैंड पहले से स्थापित थे। अगर इथियोपिया भी उसमें सम्मिलित हो जाता तो एक बहुत ही उपजाऊ एवं समृद्ध क्षेत्र था, तो अफ्रीका इटली का एक विशाल क्षेत्र बन जाता। इटली ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इथियोपिया पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया था, क्योंकि अडोबा के युद्ध में इथियोपियाई सेना ने इटली पराजित हुआ था। इटली पराजय को नहीं भूल पाया था। 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जिस पर राष्ट्रसंघ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे मुसोलिनी का हौसला बढ़ गया। इसी समय 1933 ईस्वी में जर्मनी में नाजी क्रांति हुई, अतः मुसोलिनी अबिसिनिया पर शीघ्र अधिकार करना चाहता था। अक्टूबर 1936 ईस्वी में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली के आधिपत्य को मान्यता देते हुए राष्ट्रसंघ के मौलिक सिद्धांतों को त्याग दिया। जर्मनी में हिटलर के प्रादुर्भाव ने ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसा रास्ता अपनाने के लिए बाध्य किया। वस्तुतः मुसोलिनी इटली के लोगों का ध्यान आर्थिक दुर्दशा से दूर हटाना चाहता था। इसके लिए यह आक्रमण और विस्तार सर्वोत्तम उपाय था। रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी। अबिसिनिया पर नियंत्रण के पश्चात मुसोलिनी की विदेश नीति में बदलाव आया और वह अवसरवादी हो गया। अब फ्रांस और ब्रिटेन से उसके संबंध बिगड़ने लगे, क्योंकि जर्मनी ने भी अबिसिनिया पर उसके अधिकार को मान्यता दे दी थी। अतः 1936 ईस्वी में इटली एवं जर्मनी के मध्य संधि हुई, जिसे रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दोनों ने परस्पर हितों में मदद देने की बात स्वीकार की। 1937 ईस्वी में मुसोलिनी कॉमिंटर्न विरोधी संधि में भी शामिल हो गया, जो साम्यवादी विचारधारा का विरोध करने के लिए जापान और जर्मनी के मध्य हुई थी। इस प्रकार जर्मनी, जापान, इटली का एक संघ बन गया, जो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ 1937 ईस्वी में मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की। स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप। 1931 ईस्वी में स्पेन में गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, किंतु आरंभ से ही वहाँ दक्षिणपंथियों एवं वामपंथियों में संघर्ष होने लगा। जुलाई 1936 ईस्वी में वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसमें एक और तो गणतांत्रिक सरकार थी जिसके समर्थक वामपंथी दल के थे, दूसरी ओर स्वयं को राष्ट्रवादी कहलाने वाले रूढ़िवादी थे, जिनका नेता जनरल फ्रैंको था। फ्रैंको फासिस्ट मनोवृत्ति का था।
फ्रैंको ने मुसोलिनी से सहायता की मांग की और इसके लिए मुसोलिनी तैयार हो गया था। वस्तुतः मुसोलिनी का विचार था कि यदि फ्रैंको स्पेन में सफल हो जाता है तो भूमध्य सागर में इटली अपने प्रभुत्व में वृद्धि कर सकता है। इतना ही नहीं, वह स्पेन में नौसेना एवं वायुसैनिक अड्डा बना सकता है और स्पेन से लोहा, तांबा, जस्ता, रांगा जैसे युद्धोपयोगी धातुओं को भी प्राप्त कर सकता है। कृषि एवं उद्योगों का विकास। मुसोलिनी ने 1933 ईस्वी में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए थे। उसने प्रयास किया था कि इटालियन मुद्रा लीरा का ज़्यादा अवमूल्यन न हो। कृषि के क्षेत्र में रुई, गेहूं तथा तंबाकू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसने आयात की निर्भरता कम की। साथ ही साथ उसने कृषि प्रणाली के लिए उचित साख एवं उन्नत कृषि यंत्रों की भी व्यवस्था की। निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन। संसद के भविष्य के चुनाव में मुसोलिनी मात्र फासी दल को ही सफलता दिलाना चाहता था। इसके लिए उसने निर्वाचन कानून में बदलाव कर व्यवस्था कर दी कि संसद के चुनाव में जिस दल को सर्वाधिक मत प्राप्त हो उसके 2/3 सदस्य निर्वाचित घोषित किए जाएं। 1926 ईस्वी में सभी विरोधी दलों को नष्ट कर दिया गया था। इसके लिए ओबरा नामक गुप्त पुलिस संगठन की स्थापना की गई थी।